बात अगर मुस्लिम वोटों की हो रही है तो आज मैं मालेगांव में था जहां पर 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और मालेगांव मध्य विधानसभा चुनाव क्षेत्र ने इस बार धुले लोकसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजा ही बदल दिया था, क्योंकि यहीं पर 1,96,000 वोट पाए थे जो महाविकास आघाड़ी को गए थे और केवल 4,500 वोट ये महायुति को गए थे, जिसके वजह से बीजेपी उम्मीदवार वहां पर हार गए थे। तो वहां पर हम लोग जा रहे थे, वहां पर मैं था, इसीलिए उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद, उनसे बात करना जरूरी था, तो उनसे मैंने बात की है। पहले उसकी बातचीत सुनते हैं और उसके बाद दंगल शुरू करेंगे। ओवैसी जी, आप महाराष्ट्र में हैं और 2024 में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय का वोट एक तरफा महाविकास आघाड़ी के पास गया, उसके बाद से महायुति बीजेपी खास करके दूसरी ओर से वोट जिहाद का नारा दे रही है। क्या सचमुच में इस तरीके की कोई चीज महाराष्ट्र में है? क्या आपको लगता है कि अब भी विधानसभा चुनाव में उसी तरीके से वोट पैटर्न होगा और आपकी भूमिका उस पर क्या रहेगी? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में एक हकीकत यह है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज और राइट विंग फाशिस्ट पार्टीज ने मिलकर 48 लोकसभा सीट में जो एक ही मुस्लिम एमपी 2019 में जीता था, सब ने मिलकर इम्तियाज जलील को हराने की कोशिश की और बदबख्ती यह है कि इम्तियाज जलील साहब को उन्होंने हरा दिया। दूसरा यह है कि यकीनन मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ वोट दिया है। ये एक वाहिद कम्युनिटी है जिसके पास पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर नहीं है। इस कम्युनिटी को हमेशा डराया गया इस बात से कि तुम्हारे कल्चर को छीन लिया जाएगा, तुम्हारे इबादत गाहों को छीन लिया जाएगा। तो हमारे पास जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर दूसरे समुदायों के पास है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। तीसरी बात यह है कि सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज ने क्या वोट देने से वो लोग कामयाब हो गए? ये जो इंडिया अलायंस जो था, उसमें हर समाज ने उनको वोट दिया, इसीलिए वो जीते, हारे भी, मगर सब ने मिलकर इम्तियाज जलील को तो औरंगाबाद में हराया। वो सच्चाई है। नहीं, लेकिन असद भाई, ये बात तो हमें देखनी होगी ना कि आप जो डराने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके के भाषण उस वक्त पूरे देश में दिए गए, उन्होंने सोचा कि भाई अगर हमें किसी के साथ जाना है तो महाविकास आघाड़ी के साथ जा रहे हैं। आज की स्थिति में हम जहां जहां पर मुस्लिम इलाकों में गए, उद्धव ठाकरे का नाम बोले रहे थे। मुंबई में हमने देखा कि मानकुर शिवाजी नगर जैसे इलाके से शिवसेना के कैंडिडेट को, जो आज तक कभी महाराष्ट्र में देखा नहीं गया था, कि शिवसेना के कैंडिडेट को वहां पर वोट गिरते हुए वहां पर नजर आए। आपके एमएलए जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से है, उस मालेगांव मध्य से भी काफी संख्या में वोट जो है वो कांग्रेस को जाते हुए नजर आए। तो वो जो आपका एक गढ़ माना जाता था या आपका जहां पर वजूद था, वो कहीं छीन रहा है। कहीं आपको लगता है कि बीजेपी के कैंपेन की वजह से वो महाविकास आघाड़ी की तरफ शिफ्ट हो गया है? 19 की तरह नहीं है कि जहां पर स्प्लिट हो गया वोट, दलित मुस्लिम वोट स्प्लिट हो गया, उस तरीके की बात नहीं है अब 24 के चुनाव में। ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, पार्लियामेंट के चुनाव में तो एमआईएम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ी थी। और जहां तक धुलिया की सीट है, बिल्कुल सही है, धुलिया पार्लियामेंट सीट, वहां पर धुलिया असेंबली सीट और मालेगांव से उनको कामयाब वोट मिला ज्यादा, वहां के जो कांग्रेस के सांसद हैं, और 3,500 वोट से शायद उनको कामयाबी मिली। हम तो सिर्फ औरंगाबाद से लड़े थे। अब ये विधानसभा का चुनाव है, जाहिर है इसमें लोगों का वोटिंग पैटर्न डिफरेंट होगा। लेकिन अभी देखिए, किरीट सोमैया यहां पर लगा रहे हैं, ईडी की रेड्स हुई है मालेगांव में, वो कह रहे हैं कि वोट जिहाद चल रहा है और कहीं ना कहीं वो पैसा जो है वो वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कौन सा कैंपेन यहां पर चल रहा है? और आपको लगता है कि कहीं आपको भी महाविकास आघाड़ी के साथ चले जाने चाहिए था ताकि आपकी पार्टी को भी कुछ फायदा होता, या कोई प्रस्ताव वहां पर भेजा गया, उन्होंने माना नहीं? आखिरकार क्या हुआ आप लोगों में? नहीं, आज से 2 महीने पहले इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है उनको और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने इस बात को कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमको बीजेपी, शिंदे और अजित पवार की सरकार को वापस आने नहीं देना है, उनको रोकना है। तो आप हमसे बात करिए, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं।
तो उसके बाद से तो लेटर लिखे, कोई बातचीत नहीं हुई। हमने तो अपना हक अदा कर दिया, कोई हमको ये उंगली ना उठाए हम पर कि भाई आपने कोशिश नहीं की। हमने एक नहीं कई मर्तबा कोशिश की। नहीं, कहीं ऐसा अब तो नहीं है कि आपको साथ में लिया तो हिंदू वोट उनका टूट जाएगा? अभी अच्छे से चल रहा है, भले कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान शिवसेना को वोट दे रहे हैं, आपको साथ में लेंगे तो बीजेपी का कैंपेन शुरू हो जाएगा। देखिए, आज देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि आप रजाकारों के नुमाइंदा है। आपने औरंगाबाद में जाके, संभाजीनगर में जाके कहा है कि भाई औरंगाबाद होना चाहिए, रजाकारों की भूमि है। ये कंट्रोवर्सी कौन झेलेगा, इसके लिए शायद आपके पास नहीं आए होंगे। नहीं, इसका आसान जवाब यह है कि हरियाणा तो मैं नहीं लड़ा। हरियाणा कैसे जीत गई बीजेपी? इलेक्शन में तो बीजेपी तो गाली देगी ना, बीजेपी गाली देने वाली पार्टी है। बीजेपी झूठे इल्जाम लगाती है। अब आप बताइए कि हम नहीं लड़े हरियाणा तो जीत गए। अब जहां तक ये जो एलिगेशंस डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक जमाने में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो वो तो बौखलाहट का शिकार है। उनको ये नजर आ गया, अंग्रेजी में बोलते राइटिंग ऑन द वॉल, उर्दू में बोलते नविश्ते दीवार, कि उनको मालूम हो गया कि मुख्यमंत्री बनने के उनके ख्वाब चुकनाचूर हो गए। तो वो अब इस जमीन नीचे उतर आए गए, अनपार्लियामेंट्री अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे। देखिए, आप अगर अलायंस नहीं करना चाहेंगे, तो मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी हूं, मेरे 2 विधायक यहाँ पर हैं, मेरे कई जगह पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं, पंचायत के अध्यक्ष मेंबर्स हैं, तो मुझे तो चुनाव लड़ना है ना। लेकिन आपका आकलन क्या है, क्योंकि जैसे लोकसभा का रुझान रहा कि ये भी कैंपेन किया गया, लोकसभा में कांग्रेस से आवाज उठी कि भाई मुस्लिम समुदाय का कोई कैंडिडेट है नहीं, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो हम कहते हैं ना डीएमके फॉर्मूला, दलित मुस्लिम कुनबी, ये फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, एडीएमके फॉर्मूला, आदिवासी दलित मुस्लिम कुनबी, ये महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वर्कआउट हो गया। मुंबई में कई लोग कहते हैं कि मामू कॉम्बिनेशन, मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन यहां पर वर्कआउट हुआ। क्या इस बार भी इस तरीके के आसार आपको लगते हैं, या आपको लगता है कि इस बार आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स अपना एक अलग रुतबा दिखाएंगे? खास करके 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज है पूरे महाराष्ट्र में, जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और वहां पर उनका कमाल वहां पर दिखाई देगा। आपको लगता है कि थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, या अभी भी उसी तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा? नहीं, एक बात आप जानते हैं कि 1990 में 10 मेरे ख्याल से 10% मुसलमान आमदार जीत कर आए थे। अभी इस विधानसभा में सिर्फ 9 या 10 है, 5% है। इसका जिम्मेदार कौन है भाई? इसका जिम्मेदार अगर आप मुझे देना चाह रहे हैं तो ठीक है, दे दीजिए, मगर आप सच्चाई कैसे छुपाएंगे? और तीसरी बात यह है कि इस मुस्लिम कम्युनिटी में 20 साल के बाद एक एमपी इम्तियाज जलील बना। आपने सबने मिलकर उसको हराने की कोशिश की। आपने टिकट भी नहीं दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना राष्ट्रवादी ने दिया, ना खैर वो तो बीजेपी और शिंदे तो वो तो नाम भी नहीं लेते। तो इस कम्युनिटी का पॉलिटिकल शेयर क्या होगा बताइए हमको? हम क्या सिर्फ वोट डालने वाले एक एटीएम मशीन बना कर रख दिए? और यही हाल पूरे देश में है। 1980 के बाद से आप देख लीजिए, पार्लियामेंट में आज मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन से 4.5 के करीब है। क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? क्या हमारी लोकशाही के लिए अच्छा है? एक तरफ हमको इल्जाम लगाया जाता है कि हम झूठा इल्जाम के हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक तरफ इल्जाम लगाया जाता है कि हम घुसपैठी है, एक तरफ इल्जाम लगाया जाता है कि देश छोड़ के चले जाओ, एक तरफ इल्जाम लगाया जाता है कि जेनोसाइड किया जाएगा, बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ हमको सिर्फ अछूत, पॉलिटिकली अछूत बनाकर छोड़ दिया कि तुम सिर्फ निकलो, वोट डालो और जाकर घर में सो जाओ। तो मेरे जो रियल इश्यूज हैं डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल वॉइस की, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, अब मिसाल के तौर पर एक आपको एग्जांपल देके सवाल का क्या जवाब उद्धव खत्म कर ठाकरे से देता हूं। उम्मीद है आपको? तुमसे जिनको उम्मीद होगी, तुमसे जिनको उम्मीद होगी, शायर ने कहा कि तुमको जिनसे उम्मीद वफा होगी होगी, हमको तो ये देखना है कि तुम जालिम कितने हो। आप मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री के तौर पर आपके साथ अजीत पवार डिप्टी सीएम थे, कांग्रेस के अशोकराव चौहान बैठे हुए थे विधानसभा में। उद्धव ठाकरे ने खड़े होकर कहा कि हाँ, हम जिम्मेदार हैं, हमने बाबरी मस्जिद को हमारे कार्यकर्ता ने तोड़ा। क्या क्या पैगाम दे रहे हैं आप मुझे? आप बताइए, मेरे लिए क्या चॉइस छोड़ते हैं आप?
चलिए आखिर में असद भाई, अभी ये एक खत सब जगह घूम रहा है, कोई उलेमा काउंसिल है, उन्होंने समर्थन दिया है महाविकास आघाड़ी को, तो ये सब चीजों का क्या मतलब रह गया? और बीजेपी वहां पर उन मामलों को उठा रही है। कहीं ना कहीं डर है कि आपकी कम्युनिटी किस तरीके से वोट करेगी, उसका इम्पैक्ट जो है उसके वजह से ये सारी बातें हो रही है। और ये जो उलेमा काउंसिल का खत जिसपे 17 मांगे रखी गई है, कई सारे मुद्दे वहां पर रखे गए हैं, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। किस तरीके से देखेंगे आप इसको? मैं जनाब साहिल साहब से ये गुजारिश करूंगा कि उलेमा काउंसिल के कौन चेहरे हैं, उनको चेहरे तो दिखा दीजिए। अब चुनाव का माहौल है, अब सब लोग अपनी अपनी अहमियत को उजागर करने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं। चुनाव के बाद तो सब भूल जाते हैं। वही मुसलमान गरीबी में पिसता है, वही ट्रेन में 70 साल बूढ़े को पीटा गया, मारा गया, वही मॉब लिंचिंग के वाकयात होते रहेंगे। कोल्हापुर की मस्जिद में बेहुरमती की गई। अब चुनाव आया है तो सब लोग अपने अपनी अहमियत को उजागर करने के लिए कर रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत उसी वक्त तब्दील होगी जब महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज, मराठाओं ने जिस तरह जरांगे पाटिल को अपना नेता बनाया, वो अपना नेता बनाए, विधानसभा में अपने ताकत के जरिए, अपने वोट के जरिए मराठा दलित के साथ मिलकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कामयाब करे, तभी कुछ इंसाफ होगा और इंसाफ की बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने मुझसे बात की इसके लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस बार के चुनाव कुछ अलग तरीके से नजर आए। आप महाराष्ट्र में हैं, 23 तारीख के बाद मुझे लगता है कि दोबारा हमें बातचीत करनी पड़ेगी। फिलहाल मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।